हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीके क्लासेस। मैं उज्जवल और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक और एसडीके प्राप्ति की नई क्लास। इस क्लास में हम 50 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए जो आने वाले हैं सीजीएल और जीडी का। इस जो मैंने आज की स्लाइड रखी है, ठीक है, या फिर जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, इसमें हम ज़्यादातर क्वेश्चन किससे करेंगे, यूपी से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। हम अब स्टेट वाइज लेके चलेंगे। आज की वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा यूपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन भी हैं लेकिन यूपी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द G20 समिट 2023 हेल्ड अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो G20 जो हमारा अभी पिछले साल हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। G20 समिट 2023 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया फ्रॉम September 9-10 वेयर लीडर्स डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज एंड डेवलपमेंट। जहाँ पे क्या वो क्या गया था डिस्कस, इसका मतलब मकसद क्या था, इकोनॉमिक चैलेंज और डेवलपमेंट को बात करना, ठीक है। इसलिए G20 समिट हुआ था। इस बार का जो मुद्दा था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके था। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, CDS ऑफ इंडिया इन 2023। तो किसको अपॉइंट किया गया था, जनरल अनिल चौहान। किसको, जनरल अनिल चौहान को क्या वो घोषित किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस घोषित किया गया। was appointed as Indian Chief of Defence Staff in 2023, become the second person to hold this position after the late जनरल विपिन रावत। विपिन रावत के बाद इनको ही ये पोजीशन मिली है, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है इस पोजीशन पे आने वाले। What is the primary focus of the Digital India Act announced in 2023। ठीक है, 2023 में जो अनाउंस किया गया था इंडियन डिजिटल एक्ट, तो उसमें क्या फोकस किया गया था, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। क्या करना, साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्ट करना लोगों का, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या बढ़ गया, लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। The Digital Indian Act announced in 2023 focus on the cyber security, data privacy and regulating digital platforms to enhance user safety in the digital space। ठीक है, सब लोग कॉपी खोल के बैठिएगा, ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चन लिखते रहिएगा, वीडियो पॉज कर करके, अच्छा रहता है, याद में रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the focus of the Semicon India program, ठीक है, लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2023। सेमिकॉन का क्या था, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्या करना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना इस प्रोग्राम का मकसद था। कौन सा प्रोग्राम, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। एम्स टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च इन द इंडियन टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन इंपोर्ट, ताकि क्या हो सके, जो फॉरेन इंपोर्ट होता है उस पर से डिपेंडेंसी कम हो सके। चलते हैं आगे। What is the primary objective of the नारी शक्ति वंदन एक्ट। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिसेंटली पास्ड इन इंडिया, जब अभी इंडिया में पास हुआ है, तो क्या, वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। वुमेन का रिजर्वेशन होना किसमें, पार्लियामेंट में, और कितनी परसेंट मिला है, 33%। अब जो वुमेन होंगी, ठीक है, या फिर 33% जो सीट हैं पार्लियामेंट में वो वुमेन्स को दी जाएंगी। ये ही है क्या, नारी शक्ति वंदन एक्ट। When was the नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च इन इंडिया, कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था, ठीक है, जनवरी में हुआ था। टू प्रमोट द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया एज क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। ये कैसी सोर्स है, सस्टेनेबल है, रीयूजेबल है, और ठीक है, ये पोल्यूशन भी कम करती है, इसीलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। इस वजह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 2023 में। Which satellite did ISRO successfully place into orbit in August 2024 using the small satellite launch vehicle D3। ठीक, तो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी थी अभी 2024 में, EOS 08। कौन सी, EOS 08 अभी लॉन्च करी थी इसरो ने, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट है, वो भी किस पे, कौन से व्हीकल पे, D3 पे। इन अगस्त 2024 सक्सेसफुली प्लेस ऑन द अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, ठीक है, क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू इंटरेक्टेड ऑर्बिट, कहाँ पे, ऑर्बिट में, ठीक है, लॉन्च करी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त कर सकें।
दिस मार्क्स अनदर अचीवमेंट फॉर इसरो इन द फील्ड ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ये एक नई अचीवमेंट है या फिर एक और अचीवमेंट जुड़ गई है इसरो के लिए, किसमें, वर्ल्ड स्पेस में। विच प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय कर्नाटक कैबिनेट टू बिकेम साउथ एशियन टॉलेस्ट स्ट्रक्चर। तो कौन सा किया गया है, बेंगलुरु स्काई डेक। कौन सा, बेंगलुरु स्काई डेक किया गया है, ये सबसे ऊंची रहने वाली है, ठीक है, किसमें, एशिया में, ठीक है, एशिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग रहने वाली है। और इसका क्या नाम रखा गया है, बेंगलुरु स्काई डेक। तो कर्नाटक कैबिनेट ने इसे अप्रूव भी कर दिया है, ठीक है। और बेंगलुरु स्काई डेक विच इज द सीट ऑफ द साउथ एशियन टॉलेस्ट स्ट्रक्चर, कितना, 250 मीटर्स, 250 मीटर तक ये क्या होगा, टॉलेस्ट रहेगा। द प्रोजेक्ट एम टू बूस्ट टूरिज्म एंड अर्बन डेवलपमेंट इन बेंगलुरु, ताकि बेंगलुरु में क्या हो सके, टूरिज्म बढ़ सके और अर्बन डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ हो सके। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ तो ऑटोमेटिक ही होगी। विच स्पोर्ट विल बी हेल्ड नियर द आईफिल टावर ड्यूरिंग द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो कौन सा स्पोर्ट हुआ था आईफिल टावर के पास, आर्चरी, ठीक है। तीरंदाजी इस बार कहाँ पे हुई थी, आईफिल टावर के पास हुई थी, किस लिए, हेल्ड नियर द आइकन आईफिल टावर ऑफरिंग अ यूनिक बैकड्रॉप, ताकि क्या हो सके, एक अच्छा बैकड्रॉप मिल सके, ठीक। इस वजह से क्या किया गया था, इस बार आईफिल टावर के पास ही आर्चरी का जो ओलंपिक्स थे वो कराए गए थे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है, ठीक। यहां तक समझ में आ रही है बात। मैं फिर से कह रहा हूं एक बार, जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो कॉपी खोल के बैठिए और वीडियो को पॉज कर करके हर क्वेश्चन के बाद जरूर लिखा करिए। चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको भी कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा, 42वां संशोधन अधिनियम को हम क्या भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। रेफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट ब्रोट अबाउट वाइड स्प्रेड चेंजिंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्रीमेबल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन हमें कौन सा आर्टिकल में पता लगती है, आर्टिकल 21A, ठीक है। ये वो आर्टिकल है जो हमें राइट टू एजुकेशन का प्राप्त करवाता है, ठीक है। राइट टू फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस एज 6 to 14, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए कंपलसरी होती है। इट वॉज एडिड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये ऐड किया गया था। और कौन सा आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 21A के अंदर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, चलते हैं आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ठीक है। कौन सी, IBRD को हम किस नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वर्ल्ड बैंक के नाम से, ठीक है। नोन एज वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन्स, किस वजह से ये लोन प्रोवाइड कराता है, ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ द पुअरर कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसलिए ये पुअर कंट्रीज को क्या भी देता है, लोन देता है, उनकी हेल्प करता है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर पंचायत हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। तो आर्टिकल 243, कौन सा, 243, अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायती राज स्टैब्लिश होता है, ठीक है। इन विलेज एंड द रूरल एरियाज प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस इट वाज एडेड बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 में ऐड किया गया था। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, 73वें, ठीक। आर्टिकल कौन सा है, 243। विच इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। तो सबको पता है, ठीक है, कौन सी है, पार्लियामेंट या फिर संसद, ठीक है। संसद क्या है, सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया में। इज द लेजिस्लेटिव बॉडी
कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, इसमें सब होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जितने भी लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, लॉ पास करती है। जब भी कोई नया लॉ आना होता है, ठीक है, तो वो इस दौर से जरूर गुजरता है। ठीक है, पार्लियामेंट में जरूर गुजरता है, और अगर उसके सपोर्ट में ज़्यादा लोग होते हैं तो ये पास हो जाता है, अगर नहीं होते तो ये फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आखिरी डिसीजन होता है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर वोट ज़्यादा है और प्रेसिडेंट नहीं चाह रहे कि ये लोग पास ना हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक बार चेक के लिए वापस से भेजते हैं, और फिर उसके बाद जब वापस आता है तो उसके बाद साइन करते हैं। ठीक है, तो जो आखिरी डिसीजन होता है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन और टेरिटरीज के साथ कौन सा वो करता है, पार्ट 1। Indian Constitution deals with union and its territories, specifying the states and union territories and their boundaries। ये क्या बताता है कि कहाँ से कौन सा स्टेट कितनी बाउंड्री शेयर करेगा। ठीक है, कहाँ से दूसरा स्टेट चालू हो जाएगा, तो कौन सा भाग करता है, कौन सा पार्ट करता है, पार्ट 1 डील करता है यूनियन और उसकी टेरिटरीज के साथ। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में कौन करता है, 4th शेड्यूल, कौन सा, 4थी अनुसूची। ठीक है, क्या बोलते हैं, 4th शेड्यूल डील करता है किसके साथ, कि किसको कितनी सीट होनी चाहिए किसमें, राज्यसभा में। तो 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कि कितने यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट होनी चाहिए, कितने स्टेट से कितनी सीट होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर, चलते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, ब्राज़ील में उगाई जाती है। कहाँ पे, ब्राज़ील में। अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन, 1/3 कहाँ से आता है कॉफ़ी का, ब्राज़ील से आता है। ठीक है, मतलब 1/3 अकेला ब्राज़ील उगाता है और बाकी सारे देश 2 हिस्से उगाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन को कहाँ पे होता है कॉफ़ी का, ब्राज़ील में। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। ठीक है, तो यही जिम्मेदार है, ताकि ये बनाई किस लिए गई थी, ताकि जितने भी देश हैं उनके बीच में शांति बनी रहे। ठीक है, ज़्यादा वॉर वगैरह ना हो, इसी वजह से इसको स्थापित किया गया था। One of 6 principal organs of the UN and responsible for maintaining international peace and security। ठीक है, क्या करती है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने में मदद करती है। आगे, विच ट्रीटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, EU। ठीक है, तो EU बनाने में कौन सी ट्रीटी का इस्तेमाल किया गया था, तो वो थी क्या है, maastricht ट्रीटी। ठीक है, अजीब सा नाम है, देख लेना यार, याद कर लो। ठीक है, क्या नाम है, maastricht की संधि, maastricht ट्रीटी। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। ये कब हुई थी, 1992 में। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, इंट्रोड्यूसिंग एज अ सिंगल यूरोपियन करेंसी। ठीक है, द यूरो, किस वजह से, जो यूरोपियन करेंसी थी उसके लिए। चलते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लेना। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्न द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। ठीक है, तो जो ट्रेड होती है नेशंस के बीच में, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उससे डील करती है, तो कौन सी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस एंश्योरिंग स्मूथ एंड फेयर ट्रेड, ताकि धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, और जब ट्रेड हो रही हो तो सब कुछ लीगली हो। तो कौन डील करता है इससे, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं आगे। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन, ये तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, WTO। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। तो कौन करवाता है इलेक्शन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी इलेक्शन इंडिया में हो रहे होते हैं उनके लिए। ठीक है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबली फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में उन सबके लिए जिम्मेदार कौन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होती है, या फिर उन वही हेल्ड कराती है।
विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंडेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, ये क्या करता है? स्टेट और यूनियंस के टैक्स डिसाइड करता है कि कौन सा यूनियन या कौन सा स्टेट कितना टैक्स देगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। तो विच सिटी इज हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ICJ। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? हैंग में है। कहाँ पे? हैंग में। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन द हैंग, नीदरलैंड्स। कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में और हैंग में। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है कौन सा? इंडिया। इंडिया के पास ही है सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जिसमें कितने हैं आर्टिकल? कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं एंड मोर देन 100 अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें कितने? आर्टिकल कितने हैं? 448, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो रिटर्न सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न है वो कौन सा है? इंडिया का है। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश वॉज द सेंटर ऑफ द 1857 रिवोल्ट? ठीक है, तो यहाँ से यूपी के जितने भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश वॉज द सेंटर ऑफ 1857, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, जो विद्रोह हुआ था, उसका जो केंद्र था वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश में। तो क्या था? लखनऊ। ठीक है, वॉज द वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट वेयर द ब्रिटिश रेजिडेंसी वॉज डिस्क्राइज्ड बाय इंडियन रेबल्स फॉर सेवरल मंथ। किसे घेर के रख लिया था ब्रिटिश को कुछ महीनों के लिए? ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में, 1857 में। हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन कानपुर? जो कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके कौन लीडर थे? कौन थे? तो नाना साहब। कौन थे? नाना साहब वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन कानपुर वेयर ही लेड द इंडियन राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज। क्या क्या था? इन्होंने लीड किया था इंडियंस के जो लोग थे, ठीक है, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो कौन थे? नाना साहिब थे। कहाँ से? कानपुर से। विच फेमस फ्रीडम फाइटर एंड द रिवोल्यूशनरी वॉज बोर्न इन बलिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बलिया उत्तर प्रदेश में कौन बोर्न हुए थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण फ्रीडम फाइटर थे और लीडर थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। ठीक है, जो कहाँ पे बोर्न हुए थे? बलिया में हुए थे। एक बार फिर से, क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। ये लीडर थे, ठीक है, किसके? क्विट इंडिया मूवमेंट के, और बलिया में बोर्न हुए थे। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द किसान मूवमेंट इन 1919? 1919 में कौन सी सिटी में, ठीक है, कौन सी उत्तर प्रदेश की सिटी में महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया था? किसान आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कौन सी में क्या था? प्रतापगढ़। कहाँ पे? प्रतापगढ़। 1919 में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड डिमांड फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स। किस लिए किया गया था? ब्रिटिश की पॉलिसीज को हटाने के लिए और डिमांड करने के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए, कि वो अच्छे से उनकी जो अनाज है उसका प्राइस मिल सके। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक, यहां तक बात क्लियर? चलते हैं आगे। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश? तो कौन सी? गंगा रिवर। कौन सी? गंगा रिवर किस नाम से जानी जाती है? लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कंसाइडर द लाइफ लाइन ऑफ स्टेट एज इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्री। क्योंकि हमारे जो पीने का पानी है, खेती करने के लिए और इंडस्ट्री के लिए जो पानी है, वो सब कहाँ से आता है? गंगा से ही मिलता है। ठीक, चलते हैं आगे। विच इन नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर बीइंग हैबिटेट फॉर स्वैम्प डियर? ठीक है, तो बारहसिंगा के लिए, ठीक है, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो माना जाता है भारत में? तो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क में कौन पाए जाते हैं? बारहसिंगा पाए जाते हैं। ठीक है, लोकेटेड इन द तेराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के तेराई रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? बारहसिंगा पाए जाते हैं।
विच प्लेट्यू रीजन इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो कौन सा है? बुंदेलखंड प्लेट्यू। कौन सा? बुंदेलखंड प्लेट्यू लोकेटेड है कहाँ पे? साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। रॉकी टेरेन एंड स्पर्स वेजिटेशन, यहाँ पे क्या है? पहाड़ पाए जाते हैं और वेजिटेशन पाई जाती है तरह तरह की। ठीक, चलते हैं आगे। व्हाट इज द एक्सप्रोमेट एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इन स्क्वायर किलोमीटर? तो कितना है? 2,43,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फैला हुआ है। मेकिंग इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा क्या है? लार्जेस्ट एरिया है इन टर्म ऑफ लैंड। ठीक, और पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स? तो कौन सी सिटी को जाना जाता है? लखनऊ को। ठीक है, सिटी ऑफ नवाब के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो रिच कल्चर है, ठीक है, और जो हिस्ट्री ऑफ नवाब्स है जो यहाँ पे रूल कर रहे हैं, उसी वजह से लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ नवाब के नाम से भी जाना जाता है। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट ड्यू टू इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री? तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है? कानपुर को। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। और कब से? जब से ब्रिटिश रूल करते हुए आ रहे थे तब से ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्थापित है। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जीडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो जीडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश कहाँ से आती है सबसे ज्यादा? सर्विस सेक्टर से। कौन से सेक्टर से? सर्विस सेक्टर से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, रियल इस्टेट, ठीक है, ये ज्यादातर क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। विच क्लासिक डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो कौन सा? कथक। ठीक है, कथक कहाँ का ओरिजिनेटेड है? उत्तर प्रदेश का ओरिजिनेटेड है। ठीक है, टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इट कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरेक्ट फुटवर्क एंड द एक्सपेंसिव गेस्चर्स। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे फुटवर्क्स करने होते हैं, जो गेस्चर होते हैं डांसर के वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कहाँ का ओरिजिनेटेड है कथक? उत्तर प्रदेश का। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर गिलास वेयर इंडस्ट्री? ठीक है, तो कौन सी है? फिरोजाबाद। कौन सी? फिरोजाबाद फेमस है किस लिए? गिलास वेयर इंडस्ट्री के लिए। सिटी ऑफ गिलास भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रोडक्शन होता है किसका? बैंगल्स का, और गिलास काटे जाते हैं। ठीक है, और तरह तरह के यहाँ पे गिलासेस मिलते हैं। विच फेयर इन उत्तर प्रदेश नोन एज इट्स कैटल ट्रेड? ठीक है, तो वो कौन सा मेला है जो अपनी कैटल ट्रेड के लिए जाना जाता है या पशु व्यापार के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? बैटेश्वर फेयर। कौन सा? बैटेश्वर फेयर माना जाता है किस लिए? कैटल ट्रेड के लिए। ठीक है, ये लार्ज स्केल पे होता है जहाँ पे ट्रेड होता है किसका? कैटल्स का, और कल्चरल प्रोग्राम भी किए जाते हैं। विच एक्सप्रेस वे इन उत्तर प्रदेश इज नोन टू बी द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? तो कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे, जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मेरठ से लेके और प्रयागराज तक फैलेगा, और ये कितना होगा? 594 किलोमीटर तक फैलेगा। कितना? 594 किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से लेके प्रयागराज तक। क्या नाम होगा इस नेशनल हाईवे का? गंगा एक्सप्रेसवे। विच स्कीम लॉन्च इन उत्तर प्रदेश फोकस ऑन इंप्रूविंग वुमेन सेफ्टी एंड प्रोवाइडिंग इमरजेंसी हेल्प? तो कौन सी स्कीम है? मिशन शक्ति। कौन सा? मिशन शक्ति फोकस करती है किस चीज़ पे? वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो इनिशिएटिव बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू एनहेंस द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन द स्टेट। ठीक है, सेफ्टी बढ़ाई जा सके और सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। विच रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट इज स्पेशली एम्ड एट क्लीनिंग द गंगेज इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो गंगा को साफ करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है जो चलाया जा रहा है? वो है नमामि गंगे। कौन सा? नमामि गंगे स्टार्ट किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि क्या हो सके? गंगा को साफ किया जा सके। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज नोन एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया? तो कौन सी? वाराणसी। ठीक है, क्या जाना जाता है? भारत की आध्यात्मिक राजधानी। ठीक है, किसको माना जाता है? वाराणसी को। ठीक है, सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग एंड द पिलग्रिमेज। चलते हैं आगे। विच हाई कोर्ट है ज्यूरिडिक्शन ओवर उत्तर प्रदेश? तो कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है,
इलाहाबाद हाई कोर्ट लोकेटेड इन प्रयागराज हैज़ जुरिडिक्शन ओवर द एंटायर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जितने भी उत्तर प्रदेश पे केस होते हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं, कहाँ पे सुने जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। कहाँ पे है ये, प्रयागराज में। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। कौन, गोविंद बल्लभ पंत। ये कब से कब तक रहे थे, 1950 से 1954 तक। ठीक है, पहले कौन थे, ये हमारे सीएम थे उत्तर प्रदेश के। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज सीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन सी है, लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेयर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा इज लोकेटेड। कहाँ पे, विधानसभा कहाँ पे है, लखनऊ में लोकेटेड है। इन विच ग्लोबल इंडेक्स इज उत्तर प्रदेश सिटी कानपुर रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। ठीक है, तो कौन से, कहाँ, किस में दी गई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कानपुर को क्या बताया गया है, वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का टैग मिला है। ठीक है, विच जोग्राफिकल रीजन इन उत्तर प्रदेश इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो कौन सा, तिराई रीजन को किस नाम से जाना जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस उगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाया करता है। विच माउंटेन रेंज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कौन सी माउंटेन रेंज है, हिमालयाज। हिमालय क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं वेदर को। ठीक है, टेम्परेचर के उत्तर प्रदेश के। विच रूलर एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी बसाया था, तो कौन थे, अकबर। कौन था, अकबर। 16th सेंचुरी एज हिज कैपिटल बट इट वॉज लेटर अमेंडमेंट ड्यू टू वाटर स्केर्सिटी। ठीक है, पानी की कमी की वजह से उसने इसको ट्रांसफर कर लिया था। ठीक, तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन और जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।